हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर, रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हमारा आज का अगला टॉपिक है उपसहसंयोजक आबंध। उपसहसंयोजक आबंध, उपसहसंयोजक आबंध, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। अब देखिए उपसहसंयोजक आबंध क्या होते हैं, पहले परिभाषा सुनिए आप। देखिए, किन्हीं दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा करने से बनने वाले बंध को उपसहसंयोजक बंध कहा जाता है। अब आप अगर इस परिभाषा को पढ़ रहे हैं तो जैसे कि आप लोगों को सहसंयोजक बंध बताया गया है, आप लोग को लगेगा कि सहसंयोजक बंध का ही एक प्रकार तो नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। सहसंयोजक जो आबंध होते हैं वो एक दूसरा है और उपसहसंयोजक एक दूसरा बॉन्ड होता है। सहसंयोजक बॉन्ड और उपसहसंयोजक बॉन्ड में एक बहुत विशेष अंतर होता है। आइए देखते हैं कि वह विशेष अंतर कौन सा है। सबसे पहले जरा इसकी परिभाषा आप लोग ध्यान से समझिए। जब दो परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से कोई बंध बनता है, तो उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। अब देखें, जो सहसंयोजक बंध होते हैं और उपसहसंयोजक बंध होते हैं, दोनों में सबसे बड़ा आप डिफरेंस पहले समझिए। दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि वहाँ सहसंयोजक बंध में दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, जबकि यहाँ देखिए स्पष्ट रूप में लिखा गया है जब दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बॉन्ड बनता है। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि दोनों परमाणु साझा करें। बात समझ में? देखिए, उपसहसंयोजक आबंध में कोई एक परमाणु ही दोनों इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, दोनों परमाणु बिल्कुल नहीं। जैसे एज एग्जांपल कि एक है ए, दूसरा है बी। अगर दोनों कंपाउंड दोनों हमारे जो एलिमेंट हैं ए और बी, दोनों जो एटम हैं, इनमें से दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बॉन्ड नहीं बनाते हैं, कोई एक ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, जैसे मान लिया हमारे पास जो ए वाला परमाणु है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बी के साथ संयोग करके बॉन्ड बना देगा। बात समझ में? तो यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन ही ये प्रक्रिया करता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को वो ग्रहण कराएगा या फिर दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग कराएगा। बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उपसहसंयोजक आबंध में कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करता है। दोनों परमाणु जो होते हैं, दोनों के दोनों परमाणु ऐसा नहीं करते कि एक इलेक्ट्रॉन ये देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन ये देगा, बिल्कुल नहीं। दोनों में से कोई एक परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो लैंग्वेज आप लोग को बताया गया कि जब दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा, तो जब भी दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा तो ऐसी परिस्थिति में उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा, जो बंध बनेगा, उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? उपसहसंयोजक। बात समझ में?
तो उपसह संयोजक आबंध के लिए सबसे जरूरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो यही रखनी है कि उपसह संयोजक आबंध कभी भी दोनों परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से नहीं बनेगा। हमेशा केवल एक परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन अकेले डोनेट करेगा। बात समझ में? उसे हम लोग कहते हैं, अब अगर एक परमाणु ही टोटली दोनों इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन कर रहा है तो और जिसके साथ कर रहा है, तब दोनों परमाणुओं के बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? उपसह संयोजक आबंध कहते हैं। बात समझ में? अब जरा देखिए उपसह संयोजक आबंध को लेकर के इसमें दो चीजें आप लोग को और समझनी है। आपको पहला समझना है डोनर और गेनर, यानी दाता परमाणु और ग्राही परमाणु। देखिए, जो दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है उसे हम लोग कहते हैं, जो दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उसे हम लोग कहते हैं दाता परमाणु, यानी